प्रिय छात्रों, आपसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, और इसके फिशर के वर्जन के बारे में पूछा जाता है। आने वाली स्लाइड्स में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशर वर्जन की व्याख्या की गई है। अर्थशास्त्र के जन्म से पूर्व ही यह समस्या आती थी कि कीमतें बढ़ने लगती थी और मुद्रा का मूल्य घटने लगता था। लोग इस बात को लेकर के परेशान होते थे कि मूल्य क्यों बढ़ते हैं, और इसी संदर्भ में लोगों ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की बात कही थी। सामान्य विचारकों का ये मत हुआ करता था कि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। फिशर से पहले अनेक विचारकों ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से कीमतें बढ़ जाती हैं और मुद्रा की मात्रा में कमी आने से कीमतें घट जाती हैं। इसी विचार को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जे.एस. मिल और इरविंग फिशर आदि की परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। इन परिभाषाओं में कहा गया है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो, यानी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, तो मुद्रा की मात्रा बढ़ा देने से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है या कीमतें बढ़ जाती हैं, और ये परिवर्तन आनुपातिक होता है, यानी जिस मात्रा में मुद्रा बढ़ाई जाती है ठीक उसी अनुपात में कीमतें बढ़ती हैं, या जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा घटाई जाती है ठीक उसी अनुपात में कीमतों में गिरावट आती है। इस संबंध को प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है। ये बहुत लंबे समय से जाना जा रहा था कि मुद्रा की मात्रा बढ़ा देने से कीमतें बढ़ जाती हैं, किंतु अमेरिकन अर्थशास्त्री और गणितज्ञ फिशर ने इसे एक इक्वेशन या समीकरण के रूप में रखा और यह बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि मुद्रा की मात्रा को यदि हम दोगुना कर दें तो कीमत दुगनी हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा को आधा कर दें तो कीमतें आधा हो जाएंगी। किंतु इस बात में ये शर्त थी कि अन्य बातें समान रहें, यानी मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन न हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या विनिमय की मात्रा में कोई परिवर्तन न हो, और मुद्रा की चलन गति भी स्थिर रहे। यदि ऐसा होता है तो मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर कीमत स्तर दुगना हो जाएगा। इसी संबंध को फिशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल संबंध बताता है। वास्तविक जगत में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं पाया जाता है, किंतु सिद्धांत में ऐसा प्रदर्शित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और मौद्रिक अर्थशास्त्र के विकास का एक आधारभूत सिद्धांत है। कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन MV=PT को बदल करके MV+M-V' PT के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहां M' क्रेडिट मनी या साख मुद्रा की मात्रा को व्यक्त करता है, वहीं V' क्रेडिट मनी की वेलोसिटी या साख मुद्रा की चलन गति को व्यक्त करता है। बाद के समीकरण में परिवर्तन केवल इतना ही है कि इसमें साख मुद्रा की उपस्थिति और साख मुद्रा की चलन गति को अलग से स्वीकार कर शामिल कर लिया गया है। कोई भी सिद्धांत अनेक मान्यताओं या असम्पशंस पर आधारित होता है। इसका अर्थ है कि अगर ये मान्यताएं और असम्पशंस हटा दिए जाएं तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये मान करके चलती है कि वेलोसिटी ऑफ मनी या मुद्रा की गतिशीलता स्थिर रहती है। यह सिद्धांत यह भी मानता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि सारे लेन देन विनिमय
कैश या नकद में किए जाते हैं, इसलिए इसे कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी कहा जाता है। और साथ ही टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कितनी बार लेन देन हुआ यह स्थिर रहता है। यह सिद्धांत यह भी मानता है कि साख मुद्रा या क्रेडिट मनी और जो वास्तविक मुद्रा है यानी मनी, इन दोनों के बीच में जो प्रपोर्शन है, जो इनका अनुपात है, वो स्थिर रहता है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर भी आधारित है कि कीमत स्तर का प्रभाव मुद्रा की मांग और मुद्रा पूर्ति पर नहीं पड़ता है। यह सिद्धांत मानता है कि अल्पकाल में इस तरह के संबंध नहीं पाए जाएंगे, लेकिन दीर्घकाल में जब अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन में होगी, यह संबंध स्पष्ट रूप से पाया जाएगा। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के संबंधों को चित्रों द्वारा भी दर्शाया जाता है। इसके दो रूप सामने आते हैं। एक तो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के संदर्भ में होता है, और दूसरा मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में होता है। दिखाए गए चित्र में ऊपर का हिस्सा कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा के संबंध को दिखाता है, और नीचे का हिस्सा मुद्रा के मूल्य और मुद्रा की मात्रा के संबंध को दर्शाता है। ऊपर का चित्र ये दिखा रहा है कि जब मनी सप्लाई M से M1 हो जाती है तो प्राइस बढ़ करके P से P1, यदि मुद्रा की मात्रा घटकर M से M2 हो जाती है तो प्राइस भी घटकर P से P2 हो जाती है। नीचे का चित्र मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य को प्रदर्शित करता है। इसमें बना हुआ वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। चित्रों में कीमत स्तर को P से और मुद्रा के मूल्य को 1/P से प्रस्तुत किया गया है। नीचे का चित्र दर्शाता है कि जब मुद्रा की मात्रा M से बढ़कर के M1 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य 1/P से 1/P1 हो जाता है। लेकिन जब मुद्रा की मात्रा M से घटकर M2 हो जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़कर 1/P से 1/P2 हो जाता है। इन संबंधों को दिखाने के लिए दोनों चित्रों का प्रयोग किया जाता है। एक का प्रयोग करके भी इस सिद्धांत को स्पष्ट किया जा सकता है। फिशर द्वारा प्रस्तुत क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी की वृहद आलोचना की गई है। सबसे पहली आलोचना तो यह है कि जिन मान्यताओं को लेकर के इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है वो पूरी तरह से अवास्तविक हैं। जीवन में न तो ट्रांजैक्शन कांस्टेंट रहता है, न वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। पी यानी प्राइस लेवल दूसरी चीज़ों को असर करती है और प्राइस लेवल पर अनेक बातों का असर पड़ता है। इस सिद्धांत में मान लिया गया है कि अन्य बातें समान रहें तो, लेकिन वास्तविक जीवन में अन्य बातें कभी समान नहीं रहती हैं। इस सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि इस सिद्धांत में केवल सप्लाई साइड को ध्यान में रखा गया है। डिमांड फॉर मनी या मुद्रा की मांग के पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसलिए यह सिद्धांत एक तरफा सिद्धांत माना जाता है। तीसरी आलोचना यह है कि इस सिद्धांत में प्राइस को पैसिव माना गया है, यानी प्राइस दूसरी चीज़ों के ऊपर असर नहीं करती। न तो वो मांग के ऊपर असर करती है, न तो वो पूर्ति के ऊपर असर करती है। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। प्राइस मांग और पूर्ति दोनों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत की आलोचना इस बात के लिए भी की जाती है कि यह सिद्धांत यह मान करके चलता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, उत्पादन के साधन पूरी तरह प्रयुक्त हो रहे हैं और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता है। इस सिद्धांत की यह भी आलोचना की जाती है कि इसके समीकरण में प्रयुक्त MVPT इनकंसिस्टेंट वेरिएबल हैं। P को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाना जा सकता है, लेकिन V के लिए पीरियड ऑफ टाइम जरूरी हो जाता है। M को पॉइंट ऑफ टाइम पर जाना जा सकता है, लेकिन टोटल ट्रांजैक्शन T के लिए
पीरियड ऑफ टाइम जरूरी हो जाता है। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि जिस तरह से इसमें वेलोसिटी को मेजर करने की बात कही गई है, उसको नापना असंभव हो जाता है। इस सिद्धांत की यह भी कमी है कि यह गैर आर्थिक तत्वों को नहीं देखता। कीमतें राजनीति, युद्ध, श्रमिक संगठनों की मांगों और हड़तालों से प्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना इस बात से भी होती है कि इसमें ये मान लिया गया है कि सारे ट्रांजैक्शन कैश होते हैं, नगद व्यवहार होता है, उधार व्यवहार अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। आलोचकों का यह भी मत है कि यह सिद्धांत स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। एक अच्छे सिद्धांत को डायनामिक होना चाहिए और यह माना जाता है कि यह सिद्धांत दीर्घ काल में प्रभावी होता है, जबकि वास्तविक जगत में कोई दीर्घ काल होता ही नहीं।